तीनों को एक डर सता रहा था, और वो डर ये था कि जिस तरह का समा अभी बंधा हुआ था संगीत का और शायरी का, कविताओं का, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास इतना गमगीन कर दे आप लोगों को कि कुर्सियां खाली दिखने लगे। लेकिन आपने कुर्सियों को नहीं छोड़ा है, बने हुए हमारे साथ। तो आज एक अच्छी सी बहस करते हैं, इतिहास के नायक और खलनायक। क्या इतिहास को देखने का दो तरीका हो सकता है? क्योंकि ये इतिहास हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उसको सीखते हैं, रटते हैं, फिर जाकर एग्जाम में लिखते हैं, वो उनके लिए सत्य बन जाता है। वो किस दशक में, किस साल में क्या हुआ, वो आजीवन याद रखते हैं। क्या उसी साल किसी एक घटना को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं? ये सवाल मेरे मन में है, आप लोगों के मन में है या नहीं है? भाई, इतिहास में आप कहेंगे ये नायक है, और वो कहेंगे कि नहीं ये तो खलनायक है, ये तो भारत के खिलाफ था, भारतीयता के खिलाफ था। तो उसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। दो ऐसे मेहमान जो कि हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि उनको एक लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन मिले, तो आज हमने तय किया कि आज इन दोनों को बिठा देते हैं। दोनों कई बातों पर अग्री करते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसी से कौन सा किस्सा निकलता है, कौन सी कहानी निकलती है, उस पर चर्चा करेंगे। दोनों ने अनेकों किताबें लिखी है। डॉक्टर विक्रम संपत, आपने कम से कम 10 किताबें लिखी हैं। इतिहास क्या है ये आप बता रहे हैं। इतिहास तो हमने भी पढ़ा है, और इतिहास बचपन में भी किताबों में पढ़ा है, आज भी पढ़ते आ रहे हैं, और आज भी कई जगहों पर है। तो आप कौन सा नया इतिहास बता रहे हैं कि आपकी इतनी चर्चा रहती है? धन्यवाद अंजना जी। और इतिहास जो है, मैं इसका वर्णन करते हुए मैं मानता हूँ कि हम सब जब बच्चे थे स्कूल में एक अंग्रेजी की एक कविता पढ़ते थे, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। हाँ। तो लिटरली एलिफेंट इन द रूम जो है वो इतिहास है। और हम सारे जो इतिहासकार हैं, ट्रेंड हिस्टोरियंस, उन्हीं अंधे लोगों की तरह हैं। तो हर एक अंधे आदमी को बोला गया कि बताइए हाथी कैसा दिखता है। तो हर एक अंधे ने हाथी का एक एक भाग छू के बताया। एक ने उसका सूंड पकड़ा तो बोला हाथी ऐसा है, एक ने उसकी दांतें पकड़ी तो बोला नुकीला है, एक ने बोला बहुत इट्स अ वेरी थिन एनिमल, पूंछ पकड़ी उसने। तो वो सारे लोग सही भी थे, सारे गलत भी थे, क्योंकि जो हाथी का वर्णन है उन सब का सम ऑफ द पार्ट्स है, उन सब के वर्णन का मिश्रण है। तो इतिहास भी ऐसा ही है कि हम सारे लोग जो बहुत सालों पहले बीत गया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम स्रोत ढूंढते हैं। तो स्रोत जो है, सोर्सेज हैं, वो या तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, या इनकम्प्लीट हैं। तो उसके बलबूते पे हम सब लोग अपने अपने तरह से, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से हम उस अतीत का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इतिहास का कोई एक वर्षन नहीं होता, अनेक वर्षन होता है। और भारत में अगर हम बोलें कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उस ज़माने में भी राष्ट्रीयता या नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो था वो एक अपशब्द नहीं था जैसे आज है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे भी जादूनाथ सरकार जी हों या वी.के. रजवाड़े, आर.सी. मजूमदार, बहुत सारे जो रघुबीर यादव, रघुबीर सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग जो इतिहासकार थे, वो अपनी अपने वर्षन लिखते थे। पर विडंबना ये है कि स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लेखन पे एक दबदबा हो गया विचारधारा की, जो मार्क्सवादी विचारधारा, नेहरूवादी मार्क्सवादी जो कंसेंसस है इतिहास लिखने का, वो किसी और विचारधारा या एक और वर्षन को पनपने ही नहीं देता था। अच्छा। खासकर जो एकेडमिक्स के माहौल में, कि एक ही वर्षन चलता है, तो एक ही अंधा वो ये तो ऐसा कुछ बोलते ही तुरंत वो या तो निक्कर वाला हो जाता है, संघी हो जाता है। तो ये आप अलग क्या आपने किया, वहां पहुंचे नहीं आप, आपने अलग क्या किया जिसकी वजह से आपकी चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है अच्छे और बुरे कारणों की वजह से, मैं मानता हूँ। पर हमारे इतिहास में बहुत सारे अनकही बातें हैं जिस पे गौर नहीं दिया गया। मैं एक दो उदाहरण आपको दे दूं
कि हमें ऐसा बताया गया कि हम एक हारा हुआ राष्ट्र हैं। एक के बाद आप भी अगर याद करें आपके जो स्कूल के पाठ्य पुस्तक हैं उसमें एक के बाद एक जो युद्ध आपको याद रहते हैं, पानीपत की लड़ाई हो, तरेन की लड़ाई, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सारे जो युद्ध हैं आपको कंठस्थ याद हैं। इनमें एक ही कॉमन जो सूत्र ये है कि इसमें भारत और भारतीयों का पतन हुआ, वी लॉस्ट द वॉर्स। अगर आज हम द ओनली प्री ब्रॉन्ज एज इरा के सभ्यता हैं जो अभी तक जीवित हैं, तो कुछ तो युद्ध ऐसे हुए होंगे जो हमारे बेचारे पूर्वज वो जीते भी होंगे, कुछ तो उन्होंने साहस और पराक्रम भी दिखाया होगा। तो ये कौन से वीर थे, कौन से वीरांगनाएं थी जिनके बारे में इतिहास में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में, वो एक। दूसरा जो स्वतंत्रता संग्राम भी है उसको एक दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, केवल अहिंसात्मक तरीके से इतिहास स्वतंत्रता हमको मिला, ये इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। जबकि एक अविरल धारा जो थी सशस्त्र क्रांति की वो बहती गई और उसमें सावरकर थे, पटेल भी कुछ हद तक हम मान सकते हैं उस तरफ झुकते थे, पर इन सारे लोगों का जो वर्णन है वो एक फुटनोट बन गया है हमारे पाठ्य पुस्तकों में। तो ऐसे अनकहे अनसुने कहानियों को बताने, उनके बारे में लोगों को अवगत कराने और जो विकृत की गई है इतिहास के वर्णन, उनको सही करने के लिए शायद हम लोगों को प्रशंसा भी मिलती है, बहुत गाली भी मिलती है। हाँ। तो मैंने तो सोचा था थोड़ा इनको सांस लेने दूं, फिर वीर सावरकर को मैं लाऊंगी बहस में, लेकिन ये पहले ही ले आए। और आपने तो अपनी किताब में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब आपने उनको उनके समान खड़ा किया है वीर सावरकर को। नाराजगी भी झेलनी पड़ी होगी, लेकिन किस बात से आप इनको ये कन्विंस करेंगे कि अगर वीर सावरकर को आप वाकई स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं? क्योंकि आज जो ऑपोजिशन की विचारधारा है वो तो इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है, उनको कहती है कि उन्होंने तो देश से समझौता कर लिया, अंग्रेजों से समझौता कर लिया। देखिए अंजना जी, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले तो विक्रम जो कह रहे थे, एक बात आप समझिए कि अफ्रीका में भी अभी एक नया सोच उभर के आया है कि अफ्रीका का जो इतिहास है वो प्राइमरीली सबसे ज़्यादा अफ्रीकन्स वो कहेंगे। मुझे लगता है भारतीय इतिहास एंड टू एंड अभी तक भारतीय दिमाग से और भारतीय सोच से देखने वाले लोग अभी भी नहीं आए हैं। हमारी कोशिश अभी शुरू हुई है। अभी भी ज़्यादातर जो इतिहास हम पढ़ते हैं और समझते हैं भारत के बारे में, वो ज़्यादातर बाहर के लोग जैसे भारत को देखते हैं उस हिसाब से हम समझते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। भारत के बारे में जहां हम जाते हैं विश्व में, मैं जहां भी पढ़ने गया था वगैरह वगैरह, एक चीज कहा जाता है कि भारत के बारे में खूबी क्या है, नहीं डाइवर्स बहुत है। ये डाइवर्स क्या, अमेरिका भी डाइवर्स है, इंग्लैंड भी डाइवर्स है। हम कभी ये समझा ही नहीं पाए, क्योंकि हमने कभी अपना इतिहास लिखा ही नहीं कि भारत को जोड़ता क्या है। हमने हमेशा इस पे ऊपर फोकस किया कि भारत विभिन्न क्यों है। वो तो है, मैं मानता हूं, पर उसके नीचे विभिन्नता में जो एकता क्या, जो नींव है एकता का, उसका इतिहास हम कभी बता ही नहीं पाए। तो आजादी के बाद से जितने इतिहासकार थे वो भारतीय नहीं थे। वो भारतीय वैसे तो कम थे, और जितने थे वो ज्यादातर जो ढांचा, आप सोचिए फ्रेमवर्क जिसको हम इतिहास में कहते हैं, हाँ। वो कॉलोनियल फ्रेमवर्क को यूज कर रहे थे, वो भारतीय थे। पर भारतीय होना मेरी स्किन कलर या मेरी मातृभाषा से नहीं होता है। मैं जो इतिहासकार के अगर आप देखें, मैं जो ढांचा इस्तेमाल करता हूं मेरे खुद को देश को देखने का, उसके ऊपर निर्भर करता है। और अगर मैं हमेशा पाश्चात्य का वो फ्रेमवर्क, वो ढांचा इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं अपने देश को उसी एंगल से, उसी फिल्टर से, उसी चश्मे से देखूंगा। पर टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है ये भारतीयता का? बच्चा भी ग्राफ बनाता है तो लिखता है ना भाई, कहां से जीरो स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बहुत सिंपली बता देता हूं क्या टर्म ऑफ रेफरेंस है। वही मैं चाह रही थी, खुद आप ये विभिन्नता का जो भी बात करते हैं, नहीं छिपा के नहीं, विभिन्नता की भी जो बात होता है, ठीक है ना, ये विभिन्नता, गंगा जमुनी तहजीब, हम दिल्ली में बैठे ना, सबको बहुत अच्छा लगता है सुनना। गंगा जमुनी तहजीब, अगर आप मानते भी हैं कि बहुत बड़ा गंगा जमुनी तहजीब था, अगर था भी, तो वो भी
15 सेंचुरी से पहले कुछ भी नहीं था। अकबर से पहले गंगा जमुनी तहजीब का आप ज्यादा कुछ भी जिक्र नहीं कर पाएंगे। आप सोच लीजिए कि अकबर ने क्या था, और अकबर ने सही मात्रा में हिंदू और मुसलमान को जोड़ के एक नई धारा की स्थापना करने की कोशिश की थी, मैं सब मानता हूं, पर उसके पहले नहीं। उसके पहले का जो हमारा इतिहास है, उसके पहले का जो, आज भी देखिए हम इंडियन ओशन की बात करते हैं ना, इंडियन ओशन में भारत और चाइना के बीच में जो भी लड़ाई है वो इतिहास के ऊपर है। हम कहते हैं हमारा ओशन है, हमारा सीज है, क्योंकि चोला राज्य जो था साउथ इंडिया के, उनका 1000 साल का इतिहास है उस समुद्र में। और चाइना कहती है हमारा एक ऐसा था एक्सप्लोरर जिन्होंने 7 ऐसे एक्सपीडिशन किया था। आज भी वो इतिहास, चोला का अगर आप इतिहास देखें, वो विश्व में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग डायनेस्टीज थी उस समय की। हम आज भी नहीं जानते उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का कैसे उन्होंने स्थापना किया, क्या इंजीनियरिंग था उनका। तो ये हमारी नींव है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे विभिन्नता नहीं है, पर जो नींव है वो अगर कभी आप पूछेंगे नहीं कि हमारा ठीक विभिन्नता के नीचे जो एकता है, वो एकता आया कहां से। मैं यहीं से डॉक्टर संपत एक अगले सवाल पर आ रही हूँ कि मैं एक चीज ऐड करूं इसमें। ऐड कर दीजिएगा, पर सवाल भी सुन लीजिए, क्योंकि जिस पैशन के साथ वो मुझे देखकर बोल रहे हैं ना, आंखों में आंखें डालकर एकदम, वो ही इज वेरी कन्विंस्ड इनसाइड। वो चाहते हैं कि मैं उनकी विचारधारा को समझूं, उसको अप्रिशिएट करूं। ये मैं देखती हूँ, मतलब आई एम विद अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस, उनको चाहिए क्रेडिट चाहिए, जिस तरह से वो हिस्ट्री देखते हैं इसके लिए उनको क्रेडिट चाहिए। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या आप और आप हिस्ट्री को वेपनाइज कर रहे हैं, यानी हिस्ट्री को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट बिकॉज आई डोंट हैव लेफ्ट हिस्टोरियन टू डू दैट। सो क्या आप हिस्ट्री को वेपनाइज कर रहे हैं? क्या आप उसका इस्तेमाल आज के संदर्भ में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सामने बैठी है जो बच्ची मोबाइल पर इस वक्त वीडियो बना रही है, जिसको इंस्टाग्राम पर उसको शेयर करना है, उसका इंटरेस्ट लाइक्स में है, उसका इंटरेस्ट है ही नहीं कि चोला डायनेस्टी में क्या हुआ, इंडियन ओशन पर किसका क्लेम है। ऐसे यू कांट अंडर एस्टिमेट हर, बेचारी शी मस्ट एक्चुअली बहुत समझ बूझ के शायद वो कर रही है। उसको इंटरेस्ट ही नहीं, उसको है कि मुझे अपना कोर्स खत्म करना है, मुझे एक अच्छी नौकरी करनी है। स्टेज पे ऐसा कौन आ रहा है जो मुझे इंस्पायर करता है, जो मुझे इंस्पायर करता है, जिसकी वजह से मैं कुछ अचीव करूं। आप इस गैप को कैसे ब्रिज करेंगे? 2 सवाल हैं इसके, दोनों से मैं जवाब चाहती हूँ। आर यू वेपनाइजिंग हिस्ट्री फॉर योर आइडियोलॉजी? और दूसरा कि जो ये जनरेशन है उनको उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं है क्या? मतलब ऐसा एक थ्योरी ऐसी है, अगर आपको लगता है तो यू कैन डिफेंड। जी, उससे पहले क्या मैं उनकी बात को थोड़ा आगे ले जाते हुए, आपने पूछा कि व्हाट इज़ द कॉमन फीचर, तो ये भी एक कॉलोनियल ढांचा जो हिंदोल बता रहे थे कि हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने क्या सिखाया हमको कि भारत एक राष्ट्र था ही नहीं जब तक ब्रिटिश आए यहाँ पे। हम सब एक दूसरे रजवाड़े आपस में लड़ते मरते रहते थे, और उनके आने के बाद ये एक राष्ट्र बना। उन्होंने हमें एजुकेशन दिया, रेलवेज दिया, अस्पताल दिया। बहुत सारे शिक्षित वर्ग के हम भी शायद कहीं ना कहीं मन ही मन ये मानते हैं कि हम एक राष्ट्र थे ही नहीं। पर ईसा पूर्व बहुत शताब्दी पहले लिखे हुए विष्णु पुराण में जो श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति, तो समुद्र के ऊपर और हिमालय के नीचे जो विशाल भूभाग है, इसको वर्ष मतलब वो राष्ट्र जो है, वो देश जो है, उसको भारत कहते हैं, और उसके जो संतति है उसको भारतीय कहते हैं। इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से कोई कैसे रेखांकित कर सकता है कि ये देश कहाँ पे है। और एक और छोटी सी उदाहरण, मैंने काशी विश्वनाथ के इतिहास पे एक किताब लिखी है, तो उसमें हम सोचते हैं केवल औरंगज़ेब वो चर्चा में आते हैं और अदालती दावपेच में भी वो आते हैं, पर काशी विश्वनाथ मंदिर को लगभग 6-7 बार उसको ढाया गया, बार बार उसको पुनर्जीवित किया गया। पहली बार जो उसको ध्वस्त किया गया 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, और फिर बार बार रज़िया सुल्तान ने उसको नष्ट किया, फिर सिकंदर लोदी, फिर जौनपुर के शार्की नवाब, फिर अंत में औरंगज़ेब। पर आप सोच सकते हैं कि
एक बार अगर नष्ट हो गया है तो बार बार नाश करने का क्या ज़रूरत थी। तो हर बार जब वो नष्ट हुआ, कोई और आके उसी जगह पे एक और मंदिर स्थापित करता था, और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? काशी है उत्तर प्रदेश में। अब सुदूर बंगाल से सेना वंश का एक राजा विश्वरूप, वो आके बीचों बीच काशी में एक स्तंभ स्थापित करते हैं कि ये नगरी जो है वो विश्वनाथ की नगरी है और ये उनको समर्पित है। ये 1212 में। तो उसके कुल 40-50 साल बाद गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम है वस्तुपाल, वो लगभग 50 लाख या कुछ देके इस मंदिर को फिर से स्थापित करता है। उसके 20-30 वर्ष के बाद मैं जिस राज्य से आता हूँ, कर्नाटक, वहाँ के होयसला वंश के राजा तृतीय वीर नरसिम्हा, वो एक पूरा एक गांव दान में दे देते हैं कि इस गांव से जो भी रेवेन्यू आएगा वो सारा रेवेन्यू उन यात्रियों के लिए समर्पित है जो वहाँ काशी जाना चाहते हैं। हमें अपने मंदिर में जाके पूजा करने के लिए दिल्ली सल्तनत को जजिया कर देना पड़ता था, तो वो कर जो दे नहीं पाते उनके लिए धनराशि है। तो उत्तर प्रदेश का एक मंदिर, और बाद में अभी जो हम काशी विश्वनाथ में देखते हैं वो मराठा कॉन्फेडरेसी की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। तो एक मंदिर उत्तर प्रदेश में जिसको पूरब बंगाल का एक राजा, पश्चिम गुजरात का एक व्यापारी, दक्षिण भारत का एक राजा और फिर मराठा रानी, ये सारे लोग, इन्होंने आज जो बातें चलती रहती हैं और दक्षिण भारत से ज़्यादा कि हिंदी अलग है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग चीज़ हैं, तो क्या इन लोगों ने ऐसा सोचा? उनको लगा कि वो एक हमारी भारतीयता का एक प्रतिबिंब है जिसको संरक्षित करना है। और उसी जो अहिल्याबाई ने जो मंदिर बनाया उसको स्वर्ण मंडित जो शिखर है उसको किया महाराजा रंजीत सिंह ने। तो उन्होंने नहीं सोचा कि ये तो हिंदू मंदिर है, मैं सिख हूँ, अभी तो खालिस्तान के डिमांड्स आ रहे हैं अलग अलग राष्ट्र के। तो यही जो कॉमन फीचर जो हमें एक सूत्र में बांधता है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इतिहास का महिमा मंडन करना है, बहुत हमने गलतियां भी की जिसके वजह से सामाजिक कुरीतियां भी थी, जाति प्रथा थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम बहुत लंबे समय तक हम विदेशों के दबदबे में रहे। पर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमको एक सूत्र में बांधा, जिसके बारे में हम एक सही तरह से गर्व कर सकते हैं अपने पूर्वजों के साहस पर पराक्रम पे, या जो नॉलेज सिस्टम्स हमने प्रोड्यूस किया अलग अलग, इसमें आर्किटेक्चर का उन्होंने बात किया, ऐसे ही लिटरेचर हो, मेडिसिन हो, आयुर्वेद, योग विज्ञान और रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, इन सब में जो अचीवमेंट्स भारतीयों ने किया 5000-8000 सालों में, उसका भी हमें वी शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो। तो आई थिंक इन सब चीज़ों के बारे में बात करना हिस्ट्री को वेपनाइज करना नहीं है, ये इतिहास का एक ऐसा रूप जो ढका दिया गया है कॉलोनियल टाइम से लेके स्वतंत्रता के बाद, उसको उजागर करना है। अब हर चीज़ में राजनीति तो घुस ही जाती है, तो कौन किसका उपयोग कैसे करता है वो अलग चीज़ है। उससे अगर हम प्रभावित होते रहें तो हम जैसे इतिहासकार कुछ लिखना पढ़ना ही हम कुछ छोड़ देना चाहिए। पर आपको लगता है साइंडोल, एक तो उसी सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा, आपको लगता है कि लंबे वक्त तक, क्योंकि हम लोग भी इन तमाम जगहों पर जाते थे और दक्षिण भारत में जाइए तो जहाँ पर उतने सारे शायद इन्वेडर्स नहीं पहुँचे, वहाँ पर मंदिर आपको एक से एक प्राचीन मिलेंगे। मतलब तिरुपति में पूरे उत्तर भारत से लोग जाते हैं और आज भी मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं। उस मंदिर का असल इतिहास अभी तक आपको एक्यूरेटली कोई नहीं बता पाता है। तो ऐसे मंदिर हैं, लेकिन उत्तर भारत में आप इधर से लेकर उधर तक चले जाइए, आपको अवशेष मिलते हैं और वहीं पर सब तरह के निर्माण मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में एकता के नाम पर, शांति बनी रहे इस नाम पर, कई दिनों तक इतिहास के सही पन्नों को या तो फाड़ कर फेंक दिया गया या उस पर ढक्कन लगा दिया गया? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और वेपनाइज वाले पे जरूर बोलिएगा। जो एब्सोल्युटली, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा अंजना जी आपको, जो न्यूज़ में, खबरों में काफ़ी चर्चा में रहा। और आप देखिए हमारे इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि देखिए ये जो सर्जरी है, हाँ, ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसको आज हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, वो पहले शुरू हुआ था भारत में। उन्होंने एक गणेश जी का एक उदाहरण दिया था वगैरह वगैरह, एक उदाहरण था, पर मूल तत्व ये था कि कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे यहाँ से शुरू हुआ था। जब उन्होंने ये बात कहा, एक दबके के जितने भी कॉमेंटेरिएट है या जो भी है,
वो चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं ये देखो क्या बकवास कर रहा है, कुछ पता नहीं वगैरह वगैरह। तब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जब ये हुआ। वहां पे हाँ कुछ सालों बाद उसमें वहां मैंने देखा, एक दिन मैं लाइब्रेरी में, एक सवाल मन में नहीं मैं एक चीज खत्म कर लूं, एक सेकंड। वहां मैंने देखा लाइब्रेरी में पूरा एक सेक्शन है कि राइनोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं, जिसको आज हम कॉमन टर्म्स में प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, कैसे भारत में शुरू हुआ, उसका सुश्रुत के लिखन में कैसे उसका उदाहरण है, कहां से स्किन लिया गया, कहां पे ग्राफ्टिंग हुआ, वहां पे वो बच्चे पढ़ते हैं, उसको पेपर्स में उदाहरण देते हैं। पर हमारा जो कॉमन नॉलेज है वो इतना खराब है कि लोगों को बोलो कि वो हमारे खुद के इतिहास के ऊपर हम भारतीय खुद हंसते हैं। सुश्रुत के बारे में कहाँ पढ़ाया ही नहीं है। तो ये जो आप कह रहे थे ना, एक तो वही मेरा एक काउंटर क्वेश्चन था। हाँ बताइए कि ऑक्सफोर्ड, आप तो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े हैं, वुस्टर कॉलेज आई थिंक, एंड यहाँ पे कोलंबिया में भी जाकर, तो वहीं जाकर सब पता चलता है क्या सारा? नहीं, मुझे यहाँ भी पता था, मुझे यहाँ भी पता था। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे यहाँ क्या पता था। बच्चे भी ऐसे क्लेम्स पे हंसते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या पता था। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट रील बना रहा है वो सिर्फ उनको लाइक्स के लिए बना रहा है। मुझे यहाँ पे भी पता था, क्योंकि मुझे पता है कि श्रुति से ही भक्ति आता है। पहले श्रवण तो करे, श्रुति तो करे। शूटिंग से भक्ति, श्रुति से जब सुनेंगे नहीं, जब देखेंगे नहीं, तो वो जानेंगे कैसे? तो शुरुआत तो हो उनका। तो ये बहुत बड़ा, मैं एक उदाहरण देता हूं। विक्रम जी ने कहा कि ये जो हमारा एक यूनिटी है, डायना एक, हार्वर्ड की डायना एक जो थी, उन्होंने कहा सेक्रेड ज्योग्राफी, भारत कैसे एक हुआ। हर जगह आपको मंदिर मिलेंगे और मंदिर में जो दर्शनार्थी हैं उन्होंने साइमन शामा इतिहासकार हैं, उनके एक फ्रेज से लिया था, थ्रू द फुटस्टेप्स ऑफ पिलग्रिम्स। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, फिर हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। थ्रू द फुटस्टेप्स ऑफ पिलग्रिम्स द कार्टोग्राफी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। भारत का जो नक्शा चित्र है वो दर्शनार्थियों के चलने से बना, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह हमारा मंदिर है। ये डायना एक ने कहा, दिल्ली के खान मार्केट वाले सब ने चिल्लाया कि वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि डायना एक ने खुद लिखा था कि ये मेरा आइडिया नहीं है, ये राधा कुमुद मुखर्जी का आइडिया है। और मैं राधा कुमुद मुखर्जी के आइडिया को मैं फिर से मेरे किताब में किसी ने राधा कुमुद मुखर्जी की बात नहीं किया। ये भी तो एक एपिडेमिक है ना इस देश में, कि हार्वर्ड वाला बोलेगा, कोलंबिया के यूनिवर्सिटी का कोई बोलेगा, या ऑक्सफोर्ड का, तो तब वो सच लगता है। इसीलिए अंजना जी मैं कह रहा हूं, भारतीय दृष्टिकोण से हमारा इतिहास कॉम्प्रिहेंसिवली अभी तक नहीं लिखा गया है। विक्रम, मैं और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत काम बाकी है। यह सिर्फ शुरुआत है। भारत के लोगों को चाहिए कि भारतीय दृष्टिकोण से अपने देश को देखें। अगर वो हमेशा, आप भारतीय हैं, पर अगर हमेशा आप पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपने आप को, अपने खुद की सभ्यता को देखेंगे, हमेशा आपको सिर्फ खामियां नजर आएंगी उसमें। तो ये आप त्याग दें और भारतीय दृष्टिकोण से अपने खुद की सभ्यता को देखें। पर हाँ, बजा सकते हैं, ताली बजाने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि इतिहास आपको पीछे खींचता है, जरूरत क्या है उसकी, आगे बढ़ना है। आप इतिहास इसलिए नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों के मन में उलझन पैदा करें, आप इसलिए जानना चाहते हैं कि आपकी नींव मजबूत हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उसको टोटली, मतलब फिर शुरू हो गए ये, फिर चले गए नेहरू के टाइम क्या हुआ था, फिर चले गए मुगल के टाइम पे क्या हुआ था। तो ये भी एक है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु विल काउंटर यू लाइक दैट। उनसे आप हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कैसे बताएंगे? जी, हम जब कार भी चलाते हैं तो रेयर व्यू मिरर को भी देख के चलाते हैं ना। आगे जाना है, पूरा रेयर व्यू में ही देखते जाएंगे तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। पर कुछ हद तक देखते रहना चाहिए, तभी हम सीधे जा सकते हैं। तो नहीं तो इतिहास बिल्कुल निरर्थक ही है। जॉर्ज ऑरवेल जो अंग्रेजी साहित्यकार थे, उन्होंने कहा था कि ही हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर।
जो इतिहास पे जिसका कब्जा होता है वही जो वर्तमान है और भविष्य है, दोनों पे उसका अधिकार होता है। और यही चीज़ हमारे सारे जो राजनीतिक पक्ष हैं और सरकारें हैं उनको पता है इतिहास का महत्व। पर ये आपने कहते कहते एक बात कही थी कि शायद सामाजिक समरसता के कारण बहुत सारे जो टेरिबल एपिसोड्स थे हमारे इतिहास के, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया कि इन्वेडर को इन्वेडर बोलना गलत था। बिल्कुल। और उसमें क्यों धर्म को देखने की क्या ज़रूरत है? हम बहुत ही खुले तौर पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का हो या ब्रिटिश राज के जो भी सही तरीके से जो उन्होंने गलत काम किए, बंगाल का जो फैमिन चर्चिल ने करवाया या कुछ भी और कॉर्नवालिस, उनके बारे में बहुत ही उन्मुक्त तरीके से उनका खंडन करते हैं। हमारे पॉपुलर मीडिया में ब्रिटिश हमेशा हर फिल्म का एक खलनायक है। वो सब करते हुए हम ये नहीं सोचते कि भारत के जो क्रिश्चियंस हैं उनको बुरा लग जाएगा क्योंकि उनका धर्म और ब्रिटिश के धर्म एक है। तो हम गजनी, घोरी, औरंगज़ेब, टिप्पू सुल्तान, तिमूर, इन जैसे जो बारबेरियंस थे, उन्होंने जो जो चीज़ें की उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी आज के जो मुसलमान युवक युवतियां हैं उन पे बिल्कुल नहीं है। इसको रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग दीज पीपल। बट उल्टा जो है कॉन्वर्स, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज के समुदाय ऐसे लोगों का महिमा मंडन ना करे जिन्होंने अपने ही लोगों पे इतनी बर्बरताएं की। तो इतने सारे मंदिर ढाने वाले, इतने सिख गुरुओं का नरसंहार करने वाले, औरंगज़ेब के मज़ार पे जाके आप फातिहा पढ़ते हैं, वहाँ पर ट्रिब्यूट्स पे करते हैं, तो वो भी बोथ वेज, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। जिनका नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने अभी 5 सीटें जीती हैं बिहार में, कैसे अलग कीजिएगा इसको? अंजना जी एक छोटा सा सवाल छोटे छोटे मैं लेना चाहती हूँ, माइक लेके जाइएगा। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। देखिए विक्रम बोल रहे थे, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या बनने वाले हैं, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप पहले क्या थे। अगर आपको पता ही नहीं कि आप पहले क्या थे, तो आप कैसे पता करेंगे कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या बनने वाले हैं? तो हमें अभी तक ये ठीक से पता ही नहीं चला है कि हम पहले थे क्या। तो ये अगर हम जान लें थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, जल्दी से 2 सवाल, माइक दीजिएगा। वील एंड द सेशन विद। आपकी आवाज आ रही है? So I think leftist ideology is not just missing from the stage, it's also missing from the audience. Yes, sir. Thank you, ma'am. रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन क्या कभी किसी भी लोगों ने, मुसलमान लोगों ने, जो मैं नाम बोल रहा हूँ क्लियर, अदर माइनॉरिटीज़ ने क्या खुल के कभी बोला कि हाँ ये लोग गलत हैं, इन्होंने ऐसा काम गलत किया? क्या कभी उठ के आए? कभी कोई नहीं, हमने नहीं सुना। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आज हम यहाँ एक बात कर रहे हैं कि हम बीइंग अ हिंदू, हम लोग देखते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने सारे डिस्पेंसरीज खोली हुई है, अग्रवाल समाज ने इतने सारे धर्मशालाएँ खोली हुई हैं, हम लोग समय समय पर वेलफेयर मिशन चलाते हैं, कोई ब्लड डोनेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। क्या बीइंग ए मोमडन, क्या किसी संस्था, किसी लोगों ने, किसी लीडर ने क्या कभी ऐसा किया? क्या वो करेगा? आप एक आखिरी सवाल पूछो। सर, क्या लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी के बीच हमारे भारत की जो असली इतिहास है वो कहीं खो गया है? ये मेरा सवाल। छोटे छोटे, एकदम छोटे से सवाल, विद दैट वील एंड। यस, देखिए मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। ये जो राइट और लेफ्ट है ना, मैं आपको एक सही में बता रहा हूँ। आप राइट है ना दोनों? नहीं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये राइट लेफ्ट भी हमारे दिमाग में घुसाया हुआ है। मैं एक भारतीय इतिहासकार हूँ।
आप मैक्सिमम मुझे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, जैसे विक्रम ने कहा था, आप कह सकते हो कि मैं भारत की इतिहास ऑथेंटिसिटी से बताना चाहता हूं। ये राइट लेफ्ट हमारे देश में था ही नहीं। सरदार पटेल ने कहा था कि ये राइट राइट बोल रहे हैं कम्युनिस्ट वाले, पर ये राइट होता क्या है? तो ये हम नेशनलिस्ट हैं, हम पेट्रियोटिक हैं, हम चाहते हैं हमारा देश का उन्नति हो, तो इतना आप कह सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कहीं पे मैं राइट हूं, कभी नहीं। तो ये ढांचा ही गलत है। फिर से जो मैंने जहां शुरू किया था, ये ढांचा सबके, आप सब मेरे से ज्यादातर मेरे से युवा हैं, आपके दिमाग में ये भरा गया है कि राइट लेफ्ट है। ये लेफ्ट ने भरा है आपके दिमाग में, ये आप निकालिए। डॉक्टर संपत, जो इतिहास जो शब्द ही है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अनुवाद होता है कि ये ऐसे हुआ था, दिस हैपेंड दस। तो जो स्रोत हैं, डॉक्यूमेंटेशन, और हम जो भी चीज़ें बोलते हैं उसके लिए तथ्य और साइटेशन की ज़रूरत है, और तथ्यों के आधार पे इतिहास बनता है, न कि कपोल कल्पित कहानियाँ जो आज के दौर से हम रेट्रोफिट करना चाहेंगे। और उन जेंटलमैन का जो सवाल था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वही तो इतिहास का रोल है कि हमारे देश के हर समुदाय को जानना चाहिए कि कुछ नायक और खलनायक सबके कॉमन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज का एक तबका ऐसे लोगों को अपना नायक माने, जो इस सत्र का शीर्षक भी है नायक और खलनायक, ऐसे लोग जो बिल्कुल खलनायक हैं ही, उनका हम महिमा मंडन करें। तो ये हर तबके को ये समझना चाहिए कि राष्ट्र के खलनायक कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, उनका जो महिमा मंडन करते हैं, उनको इतिहास एक दूसरे नज़रिए से पढ़ के, जो आपने कहा, जो उनके खिलाफ आने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मैं एक शब्द में बोल देता हूँ, अंजना जी को हमेशा स्पष्ट शब्दों में चाहिए होता है, तो मैं स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूँ। अगर आप भारतीय हैं, औरंगजेब आपका हीरो नहीं हो सकता, बात खत्म। और टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान भी, टीपू सुल्तान के बारे में विक्रम जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो वो टीपू सुल्तान के बारे में बताएंगे। देखिए, उनके भी बहुत सारे आयाम हैं कि एक कोई भी आदमी, वी आर शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक भी है, वाइट भी है, और किसी भी एक ऐतिहासिक कैरेक्टर का अगर आप विश्लेषण करते हैं तो यू हैव टू टेक द प्लसेस एंड माइनस, बैलेंस में देखिए कि कहाँ टिल्ट होता है, जो पलड़ा कहाँ भारी होता है। एटलीस्ट टीपू सुल्तान के मामले में एक तरफ से वो बहुत महान एक सोल्जर थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे जंग लड़े, बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो हार भी गए, पर उसके लिए उनकी महिमा मंडन करना काफ़ी नहीं है कि केवल वो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उनका जो सोशल रिपोर्ट कार्ड है उसका क्या मायने रखता है। आज भी कर्नाटक और केरल के बहुत सारे लोग, कर्नाटक में मंडियम अयंगार्स नाम का एक समुदाय है जिनके 700 से ज़्यादा लोगों को बर्बरता से नरक चतुर्दशी, दीपावली के एक दिन पहले उन्होंने हत्या कर दी थी। और 250 ईयर्स के बाद आज भी उस समुदाय के लोग दिवाली तब नहीं मनाते जब हम सब लोग, भारतीय लोग मनाते हैं। उसके कुछ दिन बाद वो दिवाली की रात एक कराल रात्रि है उनके लिए। सिमिलरली मंगलौर के जो क्रिश्चियंस हैं, उनको जिस बर्बरता से ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार क्रिश्चियंस को मारा था, जो इवन प्रेग्नेंट विमेन, उनको वहाँ से चलाया गया मैंगलोर से कैपिटल श्रीरंगपटना तक, रास्ते में ही बहुत सारे लोग मर गए। इसी तरह केरला के जो नायर समुदाय के लोग हैं, उनको जैसे मारा था। कोडगु जो कूर्ग है कर्नाटका में, वहाँ जो कोडवाज, उनके समुदाय के बहुत सारे लोग आज भी हर साल 12 दिसंबर को वो एक शहीद दिवस के नाम पे वो मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को का नरसंहार उन्होंने किया। तो ऐसे आदमी का हम जाके कल टिप्पू जयंती मनाएंगे तो उन सारे जो समुदायों का जो मेमोरीज है, इंटर जनरेशनल मेमोरीज, उसका क्या होगा। क्या जर्मनी में हम कभी हिटलर जयंती मनाने की एक बात आएगी? ये शायद कभी होगा ही नहीं। पर ये केवल हमारे देश में है कि दिल्ली में हर सड़क जो है लोधीज और खिलजीज और तुगलक और औरंगजेब के नाम पे है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे दिल्ली का एक भी सड़क शायद अब तक नहीं है। तो ये ही किसी एक बहुत बड़ी विडंबना का ये है। और ऐसे नरहंतक का जयंती मना के जो भी चुनी हुई सरकार
जो टैक्स पेयर्स के पैसे पे ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना, मैं ये नहीं कहता कि उनका जो वर्णन है हिस्ट्री के किताब से निकाल दीजिए। वी कैन नॉट विश अवे आवर पास्ट, जो हुआ है अच्छा बुरा वो सब जो जैसा हुआ है उसको वैसे लिखना चाहिए, पर ये सब हुआ ही नहीं, ये सब राइट विंग कॉन्स्पिरेसी है, ऐसे तथ्य ही नहीं है, उन पे लेपापोती करके जो कंटेम्प्रेरी अपीजमेंट के लिए हम जो कदम उठाते हैं वो न केवल इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, पर राष्ट्रीय एकता और जो राष्ट्रीय भावना है उसके प्रति एक बहुत बड़ा छेड़छाड़ है, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं 70 साल के बाद भी। देखिए अंजना जी, इस बात पर सहमति बना लेते हैं। विक्रम ने अभी कहा रास्तों के बारे में, विक्रम तो दिल्ली के नहीं हैं, वो बैंगलोर के हैं, आप और हम दोनों दिल्ली के हैं। मैं 25 साल से मेरा परिवार दिल्ली पे है। दिल्ली में 15 साल पहले पोलैंड देश के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझे एक मीटिंग में पूछा था 16 साल पहले कि एक बात बताइए, आपके शहर में औरंगजेब के नाम पे रास्ता कैसे है? और मेरा, आप सोचिए, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं ये प्रश्न, मैंने भी सोचा कि ये तो है, ये तो सही बात है। और उन्होंने मुझे बोला था, क्योंकि उन्होंने हिटलर का मेंशन किया, कि ये तो ऐसा है कि पोलैंड में हमने किसी रास्ते का नाम हिटलर रोड रख दिया। आपने रखा कैसे है? पर ये था, सिर्फ 15 साल पहले हमारे इसी शहर में था। तो हमें मानना पड़ेगा, ये तो मतलब ये भी एक इतिहास है। चलिए, मुमकिन नहीं है कि एक स्टेज पर 40 मिनट के अंदर हम इतिहास तय कर दें, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतिहास की परतें बहुत हैं। कुछ परतों पर धूल जमी, कुछ को जानबूझकर चादर से ढक दिया गया, कुछ को जानबूझकर रोशन किया गया, कुछ परतों को यहीं पर छोड़ते हैं, इसी पर सहमति बनाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि संगीत अगर रूह को सींचता है तो ये बातचीत हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमागी कसरत के काम आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत धन्यवाद।